आज काल द्रव्य की बात शुरू हो रही है। गाथा नंबर 21 और गाथा नंबर 22, ये दो गाथाओं में काल द्रव्य की बात करेंगे। तो पहले गाथा नंबर 21 शुरू करते हैं, दोहराएंगे। दव्य परिवट्ट रूपो, दव्य परिवट्ट रूपो, दव्य परिवट्ट रूपो, दव्य परिवट्ट रूपो, जोशो कालो, जोषो कालो, हवेई व्यवहारो, हवेई व्यवहारो, जोशो कालो हवेई व्यवहारो, जोषो कालो हवेई व्यवहारो, परिणामादि लक्ष्यो, परिणामादि लक्ष्यो, परिणामादि लक्ष्यो, परिणामादि लक्ष्यो, पट्टण लक्ष्यो, वट्टण वट्टण लक्ष्यो, या परमट्ठो, या परमट्ठो, पट्टण लक्ष्यो या परमट्ठो, वट्टण वट्टण लक्ष्यो या परमट्ठो, दव्य परिवट्ट रूपो, दव्य परिवट्टे रूपो, जोशो कालो हवेई व्यवहारो, जोषो कालो हवेई व्यवहारो, परिणामादि लक्ष्यो, परिणामादि लक्ष्यो, पट्टण लक्ष्यो या परमट्ठो, वट्टण लक्ष्यो या परमट्ठो। देखो काल द्रव्य का लक्षण है इसमें बताया गया है। व्यवहार नय से और निश्चय नय से, दोनों नय से काल द्रव्य का लक्षण इस गाथा नंबर 21 में बता रहे हैं। व्यवहारो माने व्यवहार नय से, दव्य परिवट्ट रूपो, जो द्रव्यों में परिवर्तन होता है, जो द्रव्यों में परिवर्तन होता है, सो कालो वह है काल द्रव्य है। व्यवहार में से परिवर्तन जो होता है द्रव्यों में वह है काल द्रव्य है। और परिणामादि लक्ष्यो पर्याय और पर्याय परत्व अपरत्व, ये तत्व सूत्र में आए थे। परत्व अपरत्व वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्वे च कालस्य, याद है? तो वर्तना को छोड़ दें, बाकी क्रिया परत्व अपरत्व परिणाम माने पर्याय आदि जिनका लक्षण है, ये व्यवहार नय की ही बात हो रही है। द्रव्यों में परिवर्तन और पर्याय परिणमन जिसका लक्षण है, तो परिणाम आदि आदि इसमें लगाया है, तो आदि में वो सब आ जाएंगे। परत्व अपरत्व जो तत्व सूत्र में बताए थे, जो चैराला में भी आया है। नियत वर्तना निश्चेंसो व्यवहार काल परिमाणु, ठीक है। नियत वर्तना माने वर्तना जिसका लक्षण है वो निश्चय काल है, और नियत वर्तना निश्चेंसो दिन रात घड़ी घंटा ये समय जितना परिवर्तन जो होता है। और उसमें तत्व सूत्र में आया था परत्व अपरत्व, परत्व अपरत्व माने छोटे बड़े का भेद या नए पुराने का भेद, ये सब पर्याय हैं। तो परिणाम आदि लक्ष्य, ये परिणाम माने पर्याय आदि, आदि में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो द्रव्यों में परिवर्तन रूप जो है वो व्यवहार नय से जो व्यवहार काल कहलाता है, और पर्याय और दिन घड़ी घंटा समय आदि परिवर्तन और छोटे बड़ेपन का भेद और क्रिया, ये सारे परिणाम आदि आदि में ये सारी चीजें आ जाएंगी। माने व्यवहार काल में घड़ी घंटा समय परिवर्तन ये सब पर्याय हैं, और छोटे बड़े का भेद ये सारी चीजें, नया पुराना का भेद, ये सब काल द्रव्य से होता है।
ये नया है और ये पुराना है, ये छोटा है और ये बड़ा है, अब समय सुबह है, अब शाम है, अब रात है, अब दिन है, ये सब काल द्रव्य व्यवहार काल से होता है। और द्रव्यों में जो परिवर्तन जो दिखाई देते हैं, वही परिवर्तन जो होते हैं वो पर्याय बदलती हैं, तो वही बात है। तो ये सब पर्याय जिनका लक्षण है, पर्याय आदि, आदि में दिन रात घड़ी घंटा छोटा बड़ा नया पुराना ये सब आदि में आ जाएंगे। ये सब जिसके लक्षण हैं वो व्यवहार काल कहलाता है। द्रव्यों में परिवर्तन और पर्याय आदि का परिवर्तन रूप जिसका लक्षण है वो व्यवहार काल है। और बट्टन लखो या परमट्ठो, परमट्ठो माने निश्चय काल, परम, परम माने निश्चय, तो निश्चय काल क्या है? बट्टन लखो, बट्टन माने वर्तना, वर्तना जिसका लक्षण है। वर्तना कैसे होता है? जो एक निश्चित धुरी पे जैसे कुम्हार का चाक चलता है, तो चाक जो चल रहा है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन वो किस पे चल रहा है? उसकी एक जो व्हील है, धुरी है, उस पे वो सेट है, तो उस धुरी पे वो चल रहा है। वो धुरी अगर ना घूमे तो वो चाक ना घूमे, तो वो धुरी जो उसकी है वो घूम रही है, वो वर्तना है। इस तरह से वर्तना जिसका लक्षण है, तो वर्तना लक्षण से काल द्रव्य में भी परिवर्तन होता है, सारे द्रव्यों में परिवर्तन होते हैं, माने वो उसका अंतरंग कारण है। और बहिरंग कारण में जैसे चाक को एक कुम्हार ऐसे घुमाता है, कंडे से ऐसे घुमाता है, फिर छोड़ देता है, फिर चाक घूमता है, तो ये जो भी दिख रहा है ये सब व्यवहार काल है, परिवर्तन जो दिख रहे हैं। और जो वर्तनारूप लक्षण है वो निश्चय काल है, वो छिपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है। इस तरह से दो प्रकार से काल द्रव्य का वर्णन किया है, एक व्यवहार काल, दूसरा निश्चय काल। तो व्यवहार काल है द्रव्यों के परिवर्तन रूप जो है वो व्यवहार काल है। और पर्याय आदि का परिणमन, जिसमें घड़ी घंटा दिन रात छोटा बड़ा नया पुराना आदि और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये सब पर्याय आदि लक्षण है ये जिसके हैं, वो व्यवहार काल है। और वर्तना जिसका लक्षण है वो निश्चय काल है। इस तरह से व्यवहार काल और निश्चय काल दो प्रकार से काल द्रव्य का वर्णन किया गया। एक बार गाथा दोहरा लेते हैं। द्रव्य परिवर्त रूपो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो पट्टन लखो या परे मठो। इस तरह से व्यवहार काल और निश्चय काल का लक्षण गाथा नंबर 21 में बता करके अब 22 नंबर गाथा में काल द्रव्य के किस तरह से लोकाकाश में काल द्रव्य स्थित होता है और उसके कितने भेद हैं, मतलब कितने काल द्रव्य हैं, उसके अणु हैं, ये चीज 22 नंबर गाथा में बताई जा रही है। मतलब काल द्रव्य का ही वर्णन आगे चल रहा है, तो दोहराएंगे। रोया से पदे से, लोया से पदे से, रोया से पदे से, लोया से पदे से, एक के जेठिया, एक के जेठिया, एक के जेठिया, एक के जेठिया, तू एक का, ओ एक का, एक के जेठिया हुए एक का, एक के जेठिया एक का, के जेठिया हु एक का, एक के जेठिया हूँ एक का, रैणाणाम राशि एव, रैणाम राशि रैणाणाम राशि एव, रैणाम राशि ते कालाणु, ते कालाणु
असंख्य दब्बाणि असंख्य दब्बाणि ते कालाणु असंख्य दब्बाणि ते कालाणो कालानि लोयायास पदेशे लोयायासपदेशे एक के जेठिया हुए के का एक के जेठिया हुए जेठिया हुए एका प्राणम राशि रैणानं राशिव राशि में ते कालाणु असंख्य दब्बाणि ते ते कालाणो संख्यदब्बाणि। अब देखो इसमें 22 नंबर गाथा में क्या बता रहे हैं कि ये जो काल द्रव्य है वो लोयायास प्रदेश से माने लोकाकाश के प्रदेशों पर, लोकाकाश के एक के माने एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर। लोकाकाश कितना है? 3 लोक में लोकाकाश है, तो लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। ठीक है। और अलोकाकाश मिला दें तो संपूर्ण आकाश के प्रदेश कितने हैं? तो अनंत हैं। ठीक है। तत्व सूत्र में आया है आकाशस्यानंता, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। तो संपूर्ण आकाश के तो अनंत प्रदेश हो जाते हैं, और अकेले लोकाकाश की बात करें तो लोकाकाश 3 लोक में है, वो असंख्यात प्रदेश वाला है। तो लोकाकाश के जो प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश है, वो लोकाकाश के एक के माने एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक का जेठिया माने काल द्रव्य के एक एक प्रदेश स्थित हैं। लोकाकाश के असंख्यात एक एक असंख्यात प्रदेशी जो लोकाकाश है उसके एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य के कालाणु एक एक कालाणु स्थित हैं। किस तरह स्थित हैं? रयणाणाम राशि में माने रत्नों की राशि के समान। जो काल के जो अणु हैं वो रत्नों की राशि के समान है। रत्नों की राशि के समान कैसे? जैसे रत्नों का एक ढेर लगा दो, रत्नों का ढेर लगा दिया तो क्या होगा? वो रत्न सब इकट्ठे मिले हुए दिख रहे हैं, ढेर लगा दिया। जैसे कोई भी चीज का, गेहूं का ढेर लगा दिया, चना का ढेर लगा दिया, या रत्नों का ढेर लगा दिया, या सिक्कों का ढेर लगा दिया, तो वो ढेर में सब मिले हुए दिख रहे हैं, माने इकट्ठे दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कैसे हैं? एक एक रत्न अलग अलग है, हर रत्न अलग अलग है, एक एक करके अलग अलग रखा जा सकता है, देखा जा सकता है। वो मिले हुए होने के बाद भी एक एक अलग अलग है, माने ऐसे नहीं मिलते हैं कि मिल गया है तो अब उसको एक एक अलग नहीं कर सके, हम ना देख सकें। तो उसको रयणाणम राशि में माने रत्नों की राशि के समान, या रत्नों के ढेरी के समान, रत्नों के ढेर, रत्नों की राशि, राशि माने वही इकट्ठे रत्न जो हो गए वो रत्नों की राशि हो गई। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य के एक एक अणु रत्नों की राशि के समान स्थित हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य के एक एक अणु रत्नों की राशि के समान स्थित हैं। ते कालाणु असंख्य दब्बाणी, वे जो कालाणु हैं वे असंख्यात द्रव्य हैं। वे कालाणु जो हैं वो कितने हैं? असंख्यात द्रव्य हैं। मतलब काल भी असंख्यात प्रदेशी है, काल भी असंख्यात प्रदेशी है। अन्य द्रव्यों में और काल द्रव्य में थोड़ा अंतर है।
कैसे अंतर है? जैसे पोद्गल द्रव्य है, तो पोद्गल द्रव्य के जो परमाणु हैं वो एक एक परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। परमाणु माने सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु है, और वो परमाणु आपस में मिलकर के स्कंध भी बन जाते हैं। अण्वा स्कंधाश्च, दो भेद हैं, अणु और स्कंध। तो जैसे पोद्गल द्रव्य के परमाणु बिखर करके अलग अलग एक एक परमाणु हो जाते हैं और मिलकर के स्कंध रूप में एक समूह रूप में हो जाते हैं, ऐसा काल द्रव्य में नहीं होता है। काल द्रव्य के जो अणु हैं उनको इकट्ठा भी कर दिया जाए रत्नों की राशि के समान, जैसे रत्नों का ढेर लगा दिया, तो भी वो एक एक अलग अलग ही रहते हैं। उद्गल का जैसे स्कंध बन जाता है, मिल जाते हैं, ऐसे कालाणु नहीं मिलते हैं। इसलिए जो कालाणु होते हैं वो कायवान नहीं होते हैं। ये बात आगे आएगी। तो जो 6 द्रव्यों का वर्णन यहाँ पूरा हो गया। जीव को हमने समझ लिया, अजीव के 5 भेदों को समझ लिया। 5 भेदों में उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों को हमने इस तरह जीव और अजीव के रूप में 6 द्रव्यों को समझ लिया। तो ये जो 6 द्रव्य हैं इनमें से आगे ये बात बताई जाएगी, पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय बताए जाएंगे। तो पंचास्तिकाय माने 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं और काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं होता है। और एक ग्रंथ है जैसे द्रव्य संग्रह है, इसमें 6 द्रव्यों का वर्णन हम कर रहे हैं, ऐसे ही एक दूसरा ग्रंथ है उसका नाम है पंचास्तिकाय। तो पंचास्तिकाय में काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी 5 इन्हीं द्रव्यों का वर्णन है, वो पंचास्तिकाय कहलाते हैं। तो काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं कहलाता है? इसीलिए नहीं कहलाता है कि काल द्रव्य के जो काल के जो अणु हैं वो जुदा जुदा रहते हैं, कभी भी मिलते नहीं हैं, इसलिए वो कायवान नहीं कहलाता है, बहुप्रदेशी नहीं कहलाता है। बहुप्रदेशी माने कायवान, माने बहुत सारे अणु मिल जाएं तो बहुप्रदेशी बन जाए, तो बहुप्रदेशी को कायवान कहते हैं। तो वो कायवान नहीं है, माने काय नहीं है। अस्थि तो है, अस्थि माने विद्यमानता, द्रव्य का लक्षण है सद्रव्य लक्षणम। सत माने अस्थि रूप, विद्यमानता, वो सत जो है द्रव्य का लक्षण है। सत माने विद्यमानता, माने स्थित होना, उपस्थित होना, और जो सत है वो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। तो ये तो द्रव्य का लक्षण हो गया। तो द्रव्य का लक्षण तो पाया जाता है सभी 6 द्रव्यों में, ऊपर के 5 द्रव्यों में भी और इस काल द्रव्य में भी। लेकिन ऊपर के जो 5 द्रव्य हैं वो बहुप्रदेशी हैं। बहुप्रदेशी माने कायवान। और काल द्रव्य के जो अणु हैं वो जुदे जुदे एक एक रत्नों की राशि के समान रहते हैं, इकट्ठे मिला देने के बाद भी एक एक जुदे जुदे रहते हैं, मिलके एक रूप नहीं होते हैं, इसलिए वो कायवान नहीं है। तो वही चीज यहाँ रहणाणम राशि में, रत्नों की राशि के समान। एक बार और अर्थ समझ लें। लोयायास पदे से एक एक के माने लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक के जेठिया काल द्रव्य का एक एक अणु ते कालाणु प्रयाणाणम राशि में रत्नों की राशि के समान एक एक स्थित है। माने आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर काल द्रव्य का एक अणु, आकाश द्रव्य के दूसरे प्रदेश पर काल द्रव्य का एक अणु, ऐसे असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश, असंख्यात काल द्रव्य के अणु, लेकिन ये आपस में मिलते नहीं है, रत्नों की राशि के समान अलग अलग रहते हैं। ते कालाणु असंख्य दब्बाणी, वे काल के जो अणु हैं वो असंख्यात द्रव्य हैं, माने जुदे जुदे असंख्यात हैं। इस तरह से काल द्रव्य के जो अणु हैं वो किस प्रकार से लोक में भरे हुए हैं या स्थित रहते हैं, ये चीज इसमें 22 नंबर गाथा में आपने समझी है कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य के एक एक अणु रत्नों की राशि के समान स्थित हैं और वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं। ते कालाणु असंख्य द्रव्याणि। गाथा एक बार दोहरा लेते हैं। लोयायास पदे से
एक एक के जेठिया हुए के का रैणाणम राशि म्यो ते कालाणु असंख्य वाणी। इस तरह से आपने काल द्रव्य के बारे में आज समझ लिया है। अब वे 6 द्रव्यों का वर्णन यहाँ पूरा हो गया। आगे जो पंच अष्टिकाय की जो हम बात कर रहे हैं उनके बारे में आगे की 5 गाथाओं में माने इन्हीं द्रव्यों के बारे में पंचाष्टिकाय के रूप में बताया जाएगा। तो आज का यहाँ पूरा हो गया। अब आप पूछ सकते हैं। तो काल द्रव्य का अणु कितना छोटा होता है? काल द्रव्य का अणु उतना ही छोटा होता है जितना परमाणु होता है। परमाणु कितना होता है? जितना परमाणु होता है वैसा ही कालाणु होता है। तो पुद्गल का परमाणु कितना छोटा होता है? लेकिन अंतर क्या है? परमाणु तो है रूपी और कालाणु है अरूपी, माने बाकी द्रव्य अरूपी हैं, लेकिन होता उतना ही है। तो वो रूपी में तो स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं और कालाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये अरूपी है। तो इसका कोई आकार नहीं होता है? सबसे छोटे का आकार कैसे होगा? आकार जब बनता है तो कुछ मिलते हैं तब आकार बनता है। तुमने एक पॉइंट रखा, पेन बहुत पतली पेन से एक पॉइंट ऐसा रख दिया तो उसका आकार कैसा होगा? उसको गोलाकार कह सकते हो, बस वही आकार होता है। माइक्रोस्कोप से देखने पे वो गोलाकार दिख जाता है। भाई तुम्हारा पॉइंट तो दिख जाएगा लेकिन परमाणु नहीं दिखेगा, कालाणु नहीं दिखेगा। कालाणु तो अरूपी है, परमाणु रूपी होने के बाद भी नहीं दिखेगा। इतना सूक्ष्म है कि उसके देखने के लिए कोई मशीन नहीं है। वो संख्यात असंख्यात भी उद्गल के परमाणु मिल जाएं तो उनको भी देखना मशीन के बस की बात नहीं है। वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, जो गणना होती है उसमें आपको हमने बताया था कि किस तरह से ये परमाणु से जो स्कंध बनता है, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि कितने छोटे छोटे जैसे सन्ना सन्न परमाणु जो होता है तो अनंत 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 परमाणु मिलते हैं। कितने परमाणु मिलते हैं? अनंत 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 परमाणु मिलने से बनता है एक उत्संज्ञा संज्ञा या उपसन्नासन्न बोलते हैं उसी को। कितने परमाणु मिलने से? अनंत अनंत परमाणु मिलने से। ठीक है, उत्संज्ञा संज्ञा नाम का एक स्कंध बनता है और 8 उत्संज्ञा संज्ञा मिलने से संज्ञा संज्ञा नाम का स्कंध बनता है और फिर 8 संज्ञा संज्ञा मिलने से त्रुटि रेणु बनता है एक। फिर 8 त्रुटि रेणु मिलने से एक त्रस रेणु बनता है। फिर 8 त्रस रेणु मिलने से एक रथ रेणु बनता है। फिर 8 रथ रेणु मिलने से उत्तम भोग भूमि के जो वो है पशु हैं उनके बाल का अग्र माने रोम का अग्र भाग बनता है। फिर 8 उत्तम भोग भूमि के बालाग्र मिलने से मध्यम भोग भूमि का एक बालाग्र बनता है। फिर 8 मध्यम भोग भूमि के बालाग्र मिलने से जघन्य भोग भूमि का बालाग्र बनता है। फिर 8 जघन्य भूमि के बालाग्र मिलने से कर्म भूमि के मनुष्य का बाल अग्र बनता है। माने ये रोम का अग्रभाग, रोम का अग्रभाग माने सबसे छोटा, जैसे सुई की आगे की नोक है वो। तो ये हमारे हमारे जानने लायक माने आंखों से देखने लायक अभी यहाँ बना है। और ये शुरू कहाँ से हुआ? अनंत अनंत परमाणुओं से। तो अनंत अनंत परमाणुओं से जो उत्संज्ञा संज्ञा बना उसे हमारे यंत्र नहीं देख सकते हैं। माने अनंत अनंत परमाणुओं के समूह को हमारा कोई यंत्र नहीं देख सकता है। फिर वो उत्संज्ञा संज्ञा से बना, 8 से 8 मिला दें तो संज्ञा संज्ञा, फिर 8 से ही बने हैं। तो इनको मान लो फिर देख लेंगे। ये बहुत जो पावरफुल हमारा माइक्रोस्कोप है उससे देख लेंगे।
8 संज्ञा संज्ञा से एक त्रुटि रेणु बना, 8 त्रुटि रेणु से त्रस रेणु बना, फिर 8 त्रस रेणु से रथ रेणु बना। रथ रेणु माने रथ जो चलता है, दौड़ता है मिट्टी में, तो उससे धूल उड़ती है, तो उसकी बहुत बारीक जो धूल होती है वो होती है रथ रेणु। फिर रथ रेणु से 8 रथ रेणु से बना उत्तम भोग भूमि के जो मनुष्य हैं उनके बालाग्र, रोम का अग्रभाग इतना सूक्ष्म होता है। फिर उससे मध्यम भोग भूमि का, उससे जघन्य भोग भूमि का, उससे फिर कर्म भोग भूमि का, फिर कर्म भोग भूमि के मनुष्यों के बालाग्र से 8 मिला दें तो एक लीख बनती है, जो बहुत छोटी सी लीख है, जो हमें सिर में जो है दिखाई देती है, जुमे का बहुत छोटा रूप। फिर 8 लीख से एक जू बनता है, यानी 8 लीख के बराबर होता है एक जू। फिर 8 जू के बराबर एक यव मध्य, जौ का मध्य भाग, और 8 यव मध्य से एक उच्छेद अंगुल, अंगुल जो होता है ये उच्छेद अंगुल 8 यव मध्य से बनता है। इस तरह से ये गणना करने का तरीका है। तो वो बहुत सूक्ष्म है, जो हमारे देखने का मन है, हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। वो दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान में आया है और उन्होंने उसका वर्णन किया है। ऐसा है कालाणु। आगे। तो एक सुई की नोक में अनंतानंत कालाणु हो सकते हैं, हाँ, हो सकते हैं। तो फिर पूरे लोक में सिर्फ असंख्यात कैसे क्यों है? ये 2 तरह का परिणमन होता है इनमें। 2 तरह का परिणमन कैसे होता है? हाँ हाँ, वही बता रहे, 2 तरह का परिणमन होता है। एक सूक्ष्म परिणमन होता है और एक स्थूल परिणमन होता है। तो सूक्ष्म परिणमन होता है तो सारे लोक में जो है वो सूक्ष्म परिणमन में है। तो सूक्ष्म परिणमन में जैसे अनंत अनंत परमाणुओं वाला जो स्कंध है, अनंत परमाणु वाला एक स्कंध है, वो अनंत परमाणु वाला, देखो कालाणु तो अरूपी है, सो उसके तो देखने की बात ही नहीं है। कालाणु तो अरूपी है, तो उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं, सो वो दिखता ही नहीं है। हम परमाणु और उसके स्कंध के देखने की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पुद्गल के परमाणुओं में, पुद्गलों में 2 तरह का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म परिणमन और एक स्थूल परिणमन। तो जब सूक्ष्म परिणमन होता है तो पुद्गल के अनंतानंत परमाणु आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर स्थित हो जाते हैं। बात क्लियर है? जब पुद्गल में सूक्ष्म परिणमन होता है तो अनंतानंत पुद्गल परमाणु का जो स्कंध बना वो आकाश द्रव्य एक प्रदेश पे स्थित हो जाता है। ऐसी पुद्गल की विशेषता है, माने तो परिणमन है उसका ऐसा सूक्ष्म परिणमन। इसी तरह से पुद्गल की गति होती है। तो जो समय की परिभाषा बताए थे कि पुद्गल का एक परमाणु अपनी मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाता है, तो उतने काल को एक समय कहते हैं। तो ये अपनी मंद गति से जाता है, वही जब अपनी तीव्र गति से जाता है तो पुद्गल का एक परमाणु एक समय में 14 राजु गमन कर लेता है। कितना गमन कर लेता है? 14 राजु। 14 राजु का मतलब क्या होता है? सबसे नीचे लोक के निगोद, निगोद के नीचे जो बात वलय है वहां से लोक शुरू होता है। तो वहां से सबसे नीचे बात वलय से लेकर के सबसे ऊपर सिद्ध शिला के ऊपर जो बात वलय है, सिद्ध भगवान के ऊपर तक, तनुवात वलय तक, सिर तक, वहां तक इतना गमन एक समय में कर लेता है वही पुद्गल अपनी तीव्र गति से। तो दोनों तरह के परिणमन होते हैं, इसलिए एक प्रदेश पर अनंतानंत परमाणु रह सकते हैं। लेकिन एक प्रदेश में कालाणु एक ही होगा। कालाणु तो अरूपी है, कालाणु तो कितना भी है वो देख तो सकता नहीं है, उसमें तो स्पर्श रसगंध वर्ण है नहीं। और कालाणु तो असंख्यात हैं और वो मिलते बिछोड़ते हैं नहीं। उद्गल में तो मिलना बिछोड़ना होता है ना, इसलिए उसमें परिणमन होता है दोनों तरह का। कालाणु में तो मिलना बिछोड़ना होता नहीं है, वो इकट्ठे हैं, मतलब पूरे लोक में भरे हुए हैं, तो एक से झुके हुए ऐसे तो हैं जैसे आकाश द्रव्य के प्रदेश हैं एक पंक्तिबद्ध, उसी तरह से कालाणु है, तो हर प्रदेश पे एक कालाणु है।
तो असंख्यात प्रदेशी आकाश है, तो उस पे असंख्यात कालाणु स्थित हैं, और उन कालाणुओं के कारण से ये परिवर्तन जो होता है, नया पुराना छोटा बड़ा, ये सब दिन रात घड़ी घंटा, ये सब काल द्रव्य से हमें पता चलते हैं, व्यवहार काल से। ठीक है। मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आपने लास्ट में बोला कि परिवर्तन दिखता है काल आने से, तो मैं काल के अणु जो हैं वो तो अरूपी हैं, जो परिवर्तन दिखता है तो किसके कारण दिखता होगा? तो काल द्रव्य का ऐसा परिणाम है कि उसका लक्षण है, स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं होता है। मतलब पानी का स्वभाव शीतलपना है, तो शीतलपना है तो है, अब कोई ये कहे क्यों है, तो वो क्यों वाला तर्क नहीं होता है। स्वभाव में, प्रकृति में तर्क नहीं होता है। जो स्वभाव है वो स्वभाव है और वो रहेगा। तो ये उसका काल द्रव्य का ये स्वभाव है, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन ही उसका लक्षण है। नियत वर्तना निश्चिंसो व्यवहार काल परिमाण। निश्चय काल का लक्षण है वर्तना। वर्तना माने उसकी अंतरंग, जो जैसे चाक में कीली हमने बताई, वो कीली दिखती नहीं है कोई को, चलता हुआ चाक तो दिखता है ना, तो कीली तो दिखती नहीं है, वो तो नीचे है। तो वो इस तरह से अंतरंग जो परिणमन है परिवर्तन का, वो निश्चय काल है, और बाहर में जो दिखता है वो व्यवहार काल है। तो बाहर में हमें नए से पुराना होता हुआ दिखता है, छोटे से बड़ा, जान से वृद्ध, और दिन हो गया रात हो गया, घंटा का परिवर्तन है, ये व्यवहार काल है। तो ये उसका स्वभाव है, इसलिए ऐसा होता है। माने सारे द्रव्य अपने अपने स्वभाव में वर्तना करते हैं। हर द्रव्य अपने अपने स्वभाव में है, अपना अपना काम रहा है। एक द्रव्य दूसरे में मिलता नहीं है, सब मिले हुए हैं फिर भी अलग अलग हैं। इसलिए अलग अलग हैं कि सबके लक्षण मिले हुए इसलिए हैं कि एक जगह में तो सब हैं। इसमें तेल की तरह धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भरा हुआ है। जैसे तिल में तेल है, ऐसे सारे लोक में धर्म द्रव्य है, सारे लोक में अधर्म द्रव्य है। इसी तरह सारे लोक में जीव हैं, इसी तरह सारे लोक में पुद्गल हैं, इसी तरह से सारे लोक में काल द्रव्य के अणु हैं। ऐसे सभी द्रव्य उसी एक ही लोक में हैं, हर स्थान पर हैं, लेकिन वो एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। सब अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, अपना काम करते हैं, और इस तरह से सारी प्रकृति की व्यवस्था चलती है। ये आकाश द्रव्य के जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश काल द्रव्य के हुए, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, है ना। अब भी ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश होंगे एक आकाश के प्रदेश में? उसमें धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है। और प्रदेश तो असंख्यात हैं, प्रदेश तो असंख्यात हैं। असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मिक, धर्म अधर्म और एक जीव। धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। अब जीव और पुद्गल में ही है सारी व्यवस्था। जीव में भी एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, तो जीव के भी इसलिए है कि जीव में संकोच विस्तार गुण होता है, तो जीव छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए वो एक जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। माने एक जीव भी सारे तीन लोक में रह सकता है, एक जीव, केवल एक जीव, और उसी तीन लोक में अनंत जीव भी रहते हैं। बात क्लियर है? जैसे पुद्गल की व्यवस्था है वैसे ही जीवों की व्यवस्था है। बाकी धर्म अधर्म और आकाश और काल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसलिए वो असंख्यात प्रदेशी है, और जीव में तो एक जीव ही असंख्यात प्रदेशी है। असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानाम, तत्व सूत्र में सूत्र आया है। असंख्या प्रदेशा धर्म अधर्म और एक जीव। तो ठीक है, जीव और पुद्गल की व्यवस्था समझ में आ गई। हाँ। जीव अपने संकोच विस्तार गुण के कारण एक जीव भी तीनों लोकों में व्याप सकता है। जिस समय केवली समुद्घात होता है तो एक जीव के प्रदेश तीनों लोक में फैल जाते हैं कि नहीं?
आत्मा के प्रदेश। तो एक जीव तीनों लोकों के बराबर हो गया। और वही जीव अपनी अपनी पर्याय में जब होता है तो बहुत छोटा, सबसे छोटा जो होता है सूक्ष्म निगोदिया जीव, तो उसका सबसे छोटा आकार होता है। और बड़ा, सबसे बड़ी अवगाहना जो होती है शरीर की, वो होती है स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य होता है, उसकी अवगाहना होती है सबसे बड़ी। वो 1000 महायोजन का होता है, 1000 महायोजन का। उससे बड़ा और कोई जीव नहीं होता है तीनों लोक में। और सबसे छोटा जीव होता है सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जीव। ठीक वो है। भी जन्म से अपने तीसरे समय में, जब जन्म होता है तो आयताकार होता है, और उसके दूसरे समय में हो जाता है वर्गाकार, और तीसरे समय में उसके कोने हट जाते हैं तो गोलाकार हो जाता है। तो जब तीसरे समय में गोलाकार होता है तो ऋजु गति से जन्मा हुआ सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जीव, तो अपने जन्म के तीसरे समय में उसकी जो शरीर की अवगाहना होती है वो तीनों लोक में सबसे छोटी अवगाहना होती है, उससे छोटा और कोई जीव नहीं होता है। तो उतना आत्मा हो जाता है उसका, उतना छोटा, और वही 1000 योजन विस्तार वाला हो जाता है जब स्वयं रमण समुद्र में महामत्स्य के रूप में जन्म लेता है वही जीव। और वो नियम से मर के 7वें नरक में जाता है महामत्स्य, ऐसा नियम है। उसके कान में जो तंदुल मच्छ रहता है वो भी 7वें नरक में जाता है। बस, और कोई त्रियंच नहीं जाते 7वें नरक में, बाकी मनुष्य जाते हैं। केवल दो त्रियंच जीव ऐसे हैं जो 7वें नरक में जाते हैं, स्वयंभू रमण समुद्र में होते हैं, महामत्स्य और उसके कान में रहने वाला तंदुल मत्स्य। और शेष जो जाते हैं वो केवल मनुष्य जाते हैं 7वें नरक में। चलो, तो आज का समय हो गया। आकाश का एक प्रदेश जो हुआ उसमें हाँ, कई सारे जीव भी हो, जीव के प्रदेश हो सकते हैं। पुद्गल में हाँ, अगर स्कंध बना तो बहुत सारे पुद्गल हो सकते हैं, पर एक हाँ। धर्म द्रव्य होगा, एक अधर्म द्रव्य होगा और एक काल द्रव्य होगा, एक नहीं, प्रदेश। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य अखंड हैं, एक एक हैं। मतलब इनमें इनमें क्या है, इनमें गति वगैरह नहीं होती है धर्म अधर्म द्रव्य में। तो ये एक एक द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य विशेष रूप से अच्छा। ये अखंड हैं। जैसे तिल में तेल भरा है, ये तत्व सूत्र में आया है ना, धर्माधर्मियों कृष्ण तिल में तेल की तरह संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं, और हैं एक एक। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है।